कौम नहीं मिलकर लड़ती, कानून की बालादस्ती नहीं कायम होती। मैं जो मर्जी करूं, अगर हमारी कौम बड़े बड़े डाकुओं को वो नैब जा रहे हैं तो उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। आप हमारा एक बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भागा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले। अगर आप इसमें बुराई नहीं आपको नजर आ रही तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? वो बेचारे गरीबों को जेलों में क्यों बंद किया हुआ है? उनको तो खोलो सबसे पहले। अगली पिटीशन ये करे कि जेल खोल दे पाकिस्तान में, कि सिर्फ ताकतवर कोई आपने छोड़ना है, वो जो मर्जी करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वजीर आजम उस पिटीशन की तरफ इशारा कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसमें इस्तदा की गई कि ताहयात नाअहली को खत्म किया जाए। इस पिटीशन का बराह रास्त फायदा नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन को हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त को एतराजात लगाकर वापस कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी कि आइन के आर्टिकल 184 के सबब सेक्शन 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के तौर पर अमूर सर अंजाम नहीं दे सकती, चूंकि आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया था कि अपील के हक के बगैर किसी भी शख्स की ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से इतराजात लगाए गए हैं कि जिन अफराद की नाअहली आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत की गई, इस सिलसिले में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। अब 62(1)(f) जो है उसके तहत ये कहा जाता है कि अगर कोई भी शख्स सादिक और अमीन ना हो तो उसको नाअहल करार दिया जा सकता है उसी जस्टिफिकेशन के तहत। अब एक इतराज ये भी लगाया गया कि जो ताहयात नाअहली के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला पहले से मौजूद है, वो अपनी जगह कायम है। फिर अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नाजरीन आइन के आर्टिकल 62(1) के तहत होने वाले नाअहली को ताहयात करार दिया था। और इस केस के अंदर जो है मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन दोनों जो है इस वक्त ताहयात नाअहल हो चुके हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून के मुताबिक वो इन इतराजात के खिलाफ अपील दायर करेंगे। सवाल ये है कि क्या ताहयात नाअहली का फैसला बदला जा सकता है या नहीं, और ये बुनियादी हकूक की कैसी खिलाफ वर्जी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज के अंदर एहसन बून साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं। फिर वकला के महबूब पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब लतीफ अफरीदी साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं, और खुशदिल खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के साबिक वाइस चेयरपर्सन रह चुके हैं। सबसे पहले भून साहब, अगर लतीफ अफरीदी साहब इजाजत दें, जो कि सबसे सीनियर हैं, वो आपसे ये सवाल करती हूं कि जो आज वजीर आजम ने तकरीर की है उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? मैं इसमें एक बात हमारे बड़े करते होते थे, वो इसलिए मैं वो बड़ा एक मशहूर सी बात है कि देखने में तमाम इंसान एक जैसे होते हैं, पागलों के सर पे सींग नहीं होते, वो सिर्फ अपनी आदतों से पहचाने जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ें जब एक खिलाड़ी ये समझे कि बाकी तमाम लोगों को बांध के, उनके हाथ पांव बांध के उसको मैदान में उतारा जाए और वो दूसरे जो है वो अमल ही कोई ना कर सके और उसे जो है वो क्लीन चिट दी जाए, मैं समझता हूं कि ये हमारी जो डाइवर्स ओपिनियन है, जो एक इख्तलाफी नुक्ता नजर है, उसको जब तक आप सुनने का हौसला नहीं रखेंगे, ना ये मुल्क आगे चल सकता है, ना यहाँ की पार्लिमान आगे चल सकती है, ना डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे चल सकता है। और यही वजह है कि मैं ये समझता हूं, जैसे शायद वजीर आजम साहब को वो चूंकि हम तो लॉ के तालिब इल्म हैं, उनके अपने फैसले को अगर देखा जाए तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां कहीं इंटेंशन ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग के तहत कोई लैप्स हो जाए,
तो आप उस बंदे को डिस्क्वालीफाई नहीं करो। आप वही पैरामीटर्स अगर दे, एक के बारे में आप जान ले, क्योंकि आप गायब का इल्म जानते हैं कि आपकी इंटेंशन जो है इस बंदे की ये है, दूसरे के बारे में आप राय दे इसकी इंटेंशन ये है, मैं समझता हूं कि ये यकसां पैरामीटर्स नहीं है। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि 62(1)(f) बहसीयत कानून के तालिब इल्म के किसी प्रोविजन ऑफ लॉ, फैसल बैठे हुए हैं, लाला अफरीदी बैठे हुए हैं, खुशदिल खान, हाँ नहीं, किसी भी पीनल प्रोविजन में आज तक जहां कहीं पीनल प्रोविजन आई है वहां पे एक टाइम फ्रेम दिया गया है, पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन का दिया गया है, अदरवाइज कोई बात की गई है 62(1)(f) में। और ये कानून सुप्रीम कोर्ट का लेट डाउन करदा लॉ है कि कोई अदालत, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना किसी प्रोविजन में बाहर से कोई लफ्ज इंपोर्ट कर सकती है और ना कोई किसी प्रोविजन का लफ्ज डिलीट कर सकती है इंटरप्रेट करते। तो आप इन्होंने, मुझे नहीं पता कैसे लॉ, मगर बून साहब जो इतराजात लगाए गए हैं उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इतराजात मैं ये अर्ज करूंगा, ये एक रूटीन मैटर है। आज तक जो कोई भी 184(3) के तहत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आई है, मासवाए उसके कि जिसमें सो मोटो इख्तियार लिया गया है या किसी एप्लीकेशन पे ले लिया गया है, वरना हमेशा ये इतराज लगा है। और फिर जो पिटीशनर है वो उसके जवाब देता है, वो उसको इतराजात को चैम्बर में बतौर एक जज सुन लेते हैं, अकॉर्डिंगली फिर वो अपना फैसला कर देते हैं कि ये इतराजात मेंटेनेबल हैं या नहीं है। तो ये एक रूटीन की बात है। इंशाअल्लाह ताला ये फैसला इसी अदालत से होगा, हम तवक्को करते हैं। मैंने आज रेफरेंस में भी पढ़ा है कि मैंने अपने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को कहा है कि आपकी डाइवर्जेंट ओपिनियन है इसमें। काजी फायज ईसा का नोट मौजूद है शेख रशीद केस में, मैंने आज पूरे अदालत में वो पढ़ा है, मीडिया में कल आएगा। मगर एक्सेप्ट होती है कि नहीं, फिर अब ये देखना तो बाकी है। देखें, हम तो कानून के तालिब इल्म है और हम अपनी दरखास्त लेके आए हैं। अगर इसको काबिल समाअत समझेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा हमारे लिए काबिल कबूल होगा। जी फैसल चौधरी साहब, आपने तो बात सुनी है। देखिए, बात यह है कि बार जो हमारी हैं, देखिए रिवायत रही है कि बारों में हमने कभी सियासत नहीं की। हम भोन साहब मेरे बड़े भाई हैं, भोन साहब के इलेक्शन में कोई ये नहीं कि अब हमारे मजबूरी नहीं, रजामंदी से हम इनके इलेक्शन भी कैंपेन करते हैं, वोट भी देते हैं, आइंदा भी देंगे। लेकिन बारों को पोलिटिसाइज होना और मुख्तलिफ सियासी जमातों या सियासी शख्सियात का ये तासुर उनके बारे में अगर आ जाए कि वो किसी सियासी शख्सियत या किसी सियासी जमात का एजेंडा लेके जा रहे हैं, तो फिर ये बतौर बार का रुकन होने पे भी मैं भी मोतरज हूँगा। मसलन ये आज की जो पिटीशन दाखिल की है 62(1)(2)(f) की, इसमें परपेचुअल होनी चाहिए या एक की इलेक्शन होनी चाहिए, बहस है। ये बहस क्या बेहतर नहीं है कि बार जो है वो अपोजिशन को और हुकूमत के दरमियान ब्रिज बने और पार्लियामेंट में ये बहस कराए, क्योंकि एक आइन जो है वो पार्लियामेंट का एक बनाया गया आइन। अगर हम अपनी दाढ़ी जो है फिर अदालतों में देंगे और बार भी ये अदालत का गंदा यूज करेगी, मैं समझता हूं कि इसकी जो डिबेट होनी चाहिए वो पार्लियामेंट में होनी चाहिए। अच्छा। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया। अच्छा। ठीक, दूसरी बात, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जहां तक बार की आज जो ऑब्जेक्शंस लगे हैं, मैं ये अर्ज करता हूं कि ये जहांगीर तरीन का भी हक है कि वो परपेचुअल लाइफ को जो उनकी बैनिंग है उसको जाके चैलेंज करें, नवाज शरीफ का भी हक है। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों खुद सामने आए। बार को डेमागोग या बार को हथियार नहीं बनना चाहिए। इस पे हम बतौर मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हम इस पे मोतरज हैं कि बार एक कलेक्टिव बात करे, एक मुल्क की बात करे। इस बार सुप्रीम कोर्ट बार तमाम उन लोगों की बार है जिन्होंने इनको वोट नहीं भी दिया, ये उनके भी रिप्रेजेंट। ठीक है, बड़ी वाज़ेह तौर पे आपने अपनी जो राय है वो बताई है। अब जाते हैं जो रहनुमा है वकला के, लतीफ अफरीदी साहब, सबके सीनियर लतीफ अफरीदी साहब, दोनों बातें आपने सुनी, खुशदिल खान से भी उनका मौकफ लेंगे, मगर पहले आपकी जानिब आते हैं। ये जो फैसल चौधरी साहब बात करते हैं कि बार को मुतनाज़े नहीं होना चाहिए, ये परसेप्शन नहीं जानी चाहिए कि किसी एक पार्टी के लिए वो अदालत में जा रहे हैं, और फिर वो एक अहम बात करते हैं कि ये जो 62(1)(f) और 63 की बहस है 62-63 की, ये पार्लियामेंट में होनी चाहिए, ये अदालतों को इसका फैसला नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे?
मुझे बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार या हाई कोर्ट के बार जितने भी बार्स हैं, ये बार्स सिर्फ इसके लिए नहीं है कि 500 रुपये फलां चीज़ में इजाफा किया जाए और ये किया जाए वो किया जाए। ये मुल्क का तालीम याफ्ता तबका है, कॉन्शियस लोग हैं और सियासी पार्टियों से वाबस्ता हैं और ये कानून को समझते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं। वकला जो हैं वो जजों के उस्ताद होते हैं और उनको पढ़ाते हैं कि यहाँ गलती है और यहाँ सही है और ये ठीक करें और वो ठीक करें। तो ये तो कतई गलत बात है कि हम बार एसोसिएशंस को बिल्कुल एक नाकारा सी चीज़ बनाएं जो 2-4 पैसे की लड़ाई लड़े और जो मुल्की मफाद की बात हो, आईनी तकाज़ों का सिलसिला हो और लोगों के बुनियादी हुकूक से मुतल्लिक हो, तो उन बातों को जो है हम कहें कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के बार का काम नहीं है। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बार का काम है, ये हाई कोर्ट के बार का काम है, ये तमाम बार एसोसिएशंस का काम है कि जहाँ जहाँ ऐसा कोई काम हो जाए जो आईन और कानून से गलत के मुताबिक गलत हो, हम तो इसको अदालत में ले जाते हैं कि जनाब आप फैसला करें। इंटरप्रिटेशन तो अदालतें करती हैं। अगर अदालतों से ये गलती हुई है और मैं समझता हूँ कि हुई है कि उन्होंने उम्र कैद या लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन कर दी है जिसका किसी भी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए अगर इसको ठीक किया जाए तो इसमें खराबी क्या है और इसमें किसी को क्यों शिकवा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा एतराज करना बिल्कुल फजूल है। अच्छा, खुशदिल खान साहब, चूंकि आप पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, मुझे ये बताइए कि आपका क्या मौकफ है इसके ऊपर? क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अदालत में इस मामले को लेके जाना चाहिए था? और अब जो वजीर आजम तक इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है मुतनाज़े हो गई है, चूंकि वो जो प्ली लेके जा रहे हैं वो नवाज शरीफ की लेके जा रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? चूंकि एहसन भून साहब कहते हैं कि ये मामला जो है ये फंडामेंटल राइट्स का है, लोगों के बुनियादी हकूक का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस इम्पॉर्टेंट इशू पर। मैं तो अहसन भून साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने एक सही वक्त पर एक सही फैसला किया है और उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया। ये फंडामेंटल राइट्स की बात है, ये फैसल चौधरी साहब की बात अपनी जगह पर है। हमारे जो जितने भी बार है, हाई कोर्ट के बार है, सुप्रीम कोर्ट के बार है, दे इंडिपेंडेंट बार है एंड वी आर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ लॉ। और जहां भी, जैसे लतीफुल्लाह ने फरमाया कि जहां भी कोई मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आ जाए, कोई मतलब फंडामेंटल राइट्स की मतलब खिलाफ वर्जी हो जाए, तो ये मतलब बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ लॉ ये हमारा फर्ज बनता है कि हम मतलब इनको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या किसी और फोरम में हम इसको चैलेंज करें। इससे ये नहीं बनता है कि अहसन भून साहब ने किसी शख्सियत के लिए किया है या किसी मतलब पार्टी के लिए किया है, उन्हें इंडिपेंडेंट फाइल किया है और हकीकत में बात में है कि कौन से कानून में है, कहाँ पर ये प्रोविजन है, किस लॉ में है, कौन से इस्लाम या दीन में है कि एक आदमी को आप किसी मतलब किसी जुर्म पर या मतलब जुर्म साबित भी न हो और इस पर आप इसको सारी उम्र मतलब नाअहल कर ले, मतलब अपने मतलब सियासत से, अपने मतलब कौम की खिदमत से या मतलब वोट लेने से या सियासत करने से। तो ये कहाँ पर लिखा गया है? ये मतलब बिल्कुल एक गलत फैसला हो चुका था और सही मतलब अहसन भून साहब और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मतलब फाइल किया है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो खुशदिल खान साहब की भी आपको सपोर्ट इस वक्त हासिल है। भून साहब, आपने जो इस्तदा की उसके अंदर आपने बात की वोटर के हकूक की, वोटर के राइट्स की, तो ये जो आपने प्ली ली है इससे और जो मौजूदा इस वक्त हुक्म है जिसके अंदर नाअहली हो जाती है जहांगीर खान तरीन साहब की भी, मियां नवाज शरीफ साहब की भी, इसके अंदर जो वोटर का राइट है वो कैसे अब्यूज होता है? मैं आपको अर्ज करूं, शायद चूंकि वो लोग कहते होते हैं ना कि बंदे को तो वही नजर आता है जो उसका मुखालिफ है। मैंने बहसीयत प्रैक्टिशनर देखा है, मैं हजारों की तादाद से बंदे निकाल सकता हूं जो इस वजह से डिस्क्वालीफाई हुए। पीटीआई में भी हैं जी, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी या इंडिपेंडेंट,
मैं पंजाब से कम से कम आपको सिर्फ ये नहीं, आप देखें बल्दियाती अदारों के वो लोग जिन्होंने मैट्रिक के क्वालिफिकेशन थी या कोई इलेक्शन लड़ना था, कोई डॉक्यूमेंट्स दिए, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उसके बाद वो नहीं लड़ सकते। मैंने वाइस प्रेसिडेंट लायलपुर, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बलोचिस्तान, अब्दुलगफूर लाड़ी, इसी तरह मैं आपको सैकड़ों की तादाद में। असल में प्रॉब्लम ये है, और मैं एक और बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये तारीख में लिखी जाएगी जी, वो ये कि मैं ये समझता हूं बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, बहैसियत बार लीडर, मेरा ये हक बनता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के वकार को बहाल करूं। आज अगर बाज सिमतों से हमारे इन बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अदारों पे, अदलिया के अदारे पे उंगलियां उठती हैं कि जी फलां को किसी एक वजह से, किसी एक अल्टीरियर रीजन से, ये जो आप पब्लिक में बात होती है कि जी उसको बैन कर दिया गया, फलां को फलां वजह से बैन कर दिया गया, मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के वकार को बहाल करेगा अगर ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को टेक अप करके आइन की रूह के मुताबिक फैसला दे, और ये करें कि जो बाकी कवानीन हैं उनमें किसी में 5 साल है, 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, हाउ यू कैन अज्यूम द रोल ऑफ गॉड। That is, अच्छा, ये आपने जो बात कही है ये बड़ी अहम की है, हाउ कैन यू अज्यूम द रोल ऑफ गॉड। फैसल साहब, आप तो सिर्फ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, आप हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी होती है, जिस तरह 62(1)(f) में भी है कि जी अगर आप सादिक और अमीन ना हो तो फिर आपकी तायात नाअहली होगी। इट्स अ वेरी, जिस तरह उन्होंने कहा ना, हाउ कैन यू अज्यूम द पोजीशन ऑफ नाउजुबिल्लाह गॉड। देखिए, बात यह है कि खुदा ताला का ये तो प्रिजम्पटरी बात है, मैं इससे एग्री नहीं करता। ये 62(1)(f) जो ये 62-63 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये लगाई गई तो उस वक्त जो जाहिर है क्योंकि माशाल्लाह का दौर था, उसके बाद जो जमहूरी ताकतें आई वो इसको दूर नहीं कर सकी। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी कदगन है जो कि कोई मावराए जो है कानून है या बुनियादी हकूक के मुखालिफ है। उसकी वजह यह है कि जो 22 करोड़ लोग हमारे इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं, प्रज्यूम किया जाता है कि वो सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। जब तक कि किसी अदालत से उनके खिलाफ कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं आ जाए कि वो राइटस एंड सजेशियस नहीं है। मैं सादिक और अमीन का लफ्ज जानबूझ के नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि मैं जो अंग्रेजी जबान में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, जिसको प्रेफरेंस दी गई है, राइटस, सजेशियस, नॉन प्रॉफिलगेट, ये वो 3 टर्म्स हैं कि जो आदमी, देखिए अगर आप सरकारी आदमी करप्शन पे निकालते हैं, मिसकंडक्ट पे निकालते हैं या किसी और बेअसूली पे निकालते हैं, आप उसको दोबारा नौकरी पे नहीं रखते। आप यहां पे ये कह रहे हैं कि वो लोग जिनको अदालतों ने ये डिसाइड किया कि वो इसके मनसब के अहल नहीं है, उनको दोबारा वहां पे डाला जाए, तो फिर ये उस फोरम को, पार्लियामेंट को बिलिटल करने के मुतरादिफ होगा मेरी नजर में। हमारी अनफॉर्चुनेटली बारों में तो फिर टिकट दिया करे सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने लोगों को, तो जिस तरह बाकी पोलिटिसाइज हो गए, पोलराइज हो गए, एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने वाले हो गए, तो बारों को भी वो बना दें कि कोई मुस्लिम लीग नवाज का टिकट लाए, कोई पीटीआई का टिकट लाए, कोई पीपल्स पार्टी का टिकट लाए, और फिर आपस में जमाती बुनियादों पर कंटेस्ट करें, फिर वो ये करें जो करने वाली बात है। मगर जो आपने बेसिक बात की है, बात यह है कि पार्लियामेंट को कोई आदमी अहमियत देने को ना इदारत यहाँ पे तैयार है, ना कोई हम बतौर प्रैक्टिशनर इदारा इसको तैयार हैं। पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। आइन देखिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट बार हो, हाई कोर्ट बार हो, या कोई भी, ये सारे एक सियासी जो एक कदम है, एक सियासी जो मामला था 1973 का जो मुतफिका आइन है, ये उसका नतीजा है। तो जो वो बनाने वाले थे, जो अभी उसके कस्टोडियन है ये पार्लियामेंट, ये बहस वहां पे क्यों नहीं की जाती और इसको इनकरेज क्यों नहीं किया जाता? ऑल राइट, दैट्स अ गुड पॉइंट जो आप रेज करते हैं कि क्या ये इस तरह की बहस के बुनियादी हकूक वाली बहस, क्या इसको पार्लियामेंट में फैसला इसका हो जाना चाहिए या मामला अदालतों में आना चाहिए? पूछेंगे लतीफ अफरीदी साहब से, खुशदिल खान साहब से। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
लतीफ अफरीदी साहब, ये जो बहस है 62(1)(f को लेके, जहां पे ये कहा गया है कि सादिक और अमीन अगर कोई शख्स नहीं है तो फिर उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, तायात ना एली की एक शिक है। जिस तरह फैसल साहब कहते हैं कि जहां ये बहस होनी चाहिए वो पार्लियामान है, अदालत नहीं है। बिल्कुल फैसल साहब की बात से उसूली तौर पर मैं मुतफिक हूँ कि पार्लियामेंट का काम ये है कि वो आईनी और कानूनी बातों पे बहस करें और ये देखें कि ये आईन और कानून में कहाँ तरमीम और इजाफे की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त और हालात के पेश नज़र आईन और कानून में भी तब्दीलियाँ ज़रूरी होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस का मुकाम है कि 18वीं तरमीम जब की जा रही थी, उसके लिए तमाम पार्टियों की मुतफ़िका कमेटी थी, उन्होंने मजलिस शूरा का लफ्ज़ और ये जो 62 रियासत है ये उन्होंने 2-4 मोहरियों की डर की वजह से आईन से नहीं निकाले। हालांकि जो 62 रियासत में बातें हैं, मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर और सदर से लेकर किसी आम मुझ जैसे गरीब गुनाहगार इंसान तक कोई भी उस पे उन क्वालिफिकेशन से पूरा नहीं उतर सकता, नामुमकिन है। अब होना ये चाहिए कि पार्लियामेंट उस पर नजरसानी करे, और अगर जहां पार्लियामेंट नजरसानी नहीं करता, मसलन इमरान साहब की हुकूमत है, उनकी अक्सरियत है, उस रोज भी सेनेट में उन्होंने अपोजिशन को शिकस्त दी, तो आया इमरान खान इसके लिए तैयार हैं कि वो इस पर बहस करें, या जो 62 रियासत है इसको निकाल ले, क्योंकि ये ज़ियाउल हक के डाले हुए कवानीन आर्टिकल्स हैं। वो नहीं तैयार, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने अपने एक बहुत बड़े मुखालिफ को सियासत से बाहर निकाल लिया है। लिहाजा हमें चाहिए कि सियासी मसलों को अदालतों में न ले जाएं, लेकिन जब पार्लियामेंट अपना रोल अदा न करे, जब सियासी पार्टियां अपना किरदार अदा न करें, जब मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो या न समझने की वजह से या बाज और रुकावटों की वजह से अपना रोल अदा नहीं करेंगे, तो अदालतों में जाना एक मजबूरी हो जाती है। सियासी मसले अदालतों में जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं इससे मुतफिक हूँ कि सियासी मसलों को अदालतों में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन ये तो सियासी मसला नहीं है, इसको तो इस्तेमाल किया गया और गलत इस्तेमाल किया गया। और जिस तरीके से जो माहौल बनाया गया गाली गलोच का और इल्जामात का और डाकुओं का और ये और वो, ये तमाम सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में सियासी अखलाकियात इनको अप्रूव नहीं करता। इस पे नजरसानी होनी चाहिए, और इस जैसे दफात जो इस किस्म की चीजें जो आईन में है, कानून में है, उनको आईन और कानून से बाहर निकालनी चाहिए। जी खुशदिल खान साहब, जिस तरह लतीफ अफरीदी साहब कहते हैं कि जी ऐसी चीजों को कानून से बाहर निकालना चाहिए, मगर ये भी बताइए कि ये जिस किस्म का कानून है इसके अंदर जो अवाम की एक हक है कि वो अपनी मर्जी का एक लीडर लेके आए, उनका जो हक है वो कैसे मारा जाता है? क्योंकि ये बात बार बार जो है वकला करते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। मतलब यहाँ पर मैडम, यहाँ पर जो इशू है वो कुछ और है। यहाँ पर नए इंटरप्रिटेशन की बात है। यहाँ पर तो मतलब नवाज शरीफ के खिलाफ मतलब केसेस बनाए गए और वो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब उस पर फैसला किया, और फैसला जो किया वो इकामा पर किया था कि इन्होंने इकामा को अपने मतलब नॉमिनेशन फॉर्म या इसमें मतलब डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं किया था। इसी तरह जहांगीर तरीन का भी था, और इसी मतलब बुनियाद पर इमरान खान के बारे में भी था। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसला ये दिया कि उनको मतलब नाअहल कर दिया फॉर लाइफ टाइम। तो ये क्वेश्चन है कि आया मतलब अदालत के पास ये पावर है, और अगर पावर है कि आया उन्होंने फिर ये डिस्क्रिशनरी पावर में प्रॉपरली मतलब एक्सरसाइज किया है, आया इससे मतलब फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट नहीं हुए हैं, वोटर्स की भी है और मतलब जो इलेक्टेड है या जो मतलब उम्मीदवार उनका नहीं हुआ है। यहाँ मसला तो ये है। हाँ, पार्लियामेंट का जो मतलब जो सुप्रीम बॉडी है
इसकी मतलब है ये पावर है इनकी, मतलब है जो फंक्शन है वो लॉ बनाना है, इसके लॉ को मतलब है इम्प्लीमेंट करना फिर एग्जीक्यूटिव का काम है। अब यहाँ पर जिस तरह लतीफ लाला ने फरमाया कि मतलब है यहाँ पार्लियामेंट वो काम नहीं करते हैं जो करना चाहिए था, और फिर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो हमने जो यार हसन बोन साहब ने सुप्रीम कोर्ट ने जो चैलेंज किया, उस फैसले को चैलेंज किया कि उसको आप रिव्यू कर ले, रिविजिट कर ले। ये आप लोगों ने गलत किया कि आपने मतलब एक मामूली बुनियाद पर या किसी बुनियाद पर आपने एक आदमी को मतलब सारी उम्र मतलब इसको नाअहल कर दिया। तो ये मतलब है यही हमने इसको यहाँ चैलेंज किया है। ठीक है, जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म का बात है, तो वज़ीर आज़म साहब तो मैं कहते हैं कि वो तो मतलब ये तो आईन है, ये आर्टिकल 63 से 2, तो वो तो मतलब आम कानून के तब भी मतलब एलिजिबल नहीं है। जो उनके जो रवैया है या इनकी जो तकारीर हम सुन रहे हैं, ये जो आपने पहले अपने बात में कहा, आपने बात दुरुस्त की कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस आर्टिकल के 62(1)(f) के ऊपर पूरा उतरे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। बोन साहब आपने इसका जी खुशदिल खान साहब, अच्छा आपने इसका जिक्र जो है आज किया, आपने खिताब भी किया था जस्टिस गुलजार साहब की जो आपने तकरीब की थी, उसके ऊपर आपने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिव्यू डिसीजन आई है उसके अंदर जस्टिस याया अफरीदी का भी नोट है, फिर बाकी जजेस की भी नोट है, उसके ऊपर भी आपने इशारा किया है। याया अफरीदी साहब ने कहा कि जो ब्रीच किया, जो आर्टिकल 169 और 198 और 199 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसके जो ब्रीच हुआ है और जो उसमें उन लोगों ने जिन्होंने ब्रीच किया है उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने वायलेशन की है, और वजीर आजम ने उनको हाई पोजीशन पे रखा, मीनिंग देयर बाई कि उसमें वजीर आजम की कॉम्प्लिसिटी है, ये जजमेंट में है। इसी तरह बाकी उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि इंसान जो है अगर वो उसे गलती कर बैठ जाता है, वो रिव्यू के पहले कोई डिसीजन दे जाता है, तो इस इंसान को राइट की तरह मुड़ना चाहिए, ना कि वो रॉन्ग पे स्टिक करे, बल्कि ये कि उससे वो उसका वकार ज्यादा बढ़ता है जी, वो कम नहीं होता। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना। जैसे आपने कहा कि जी ये ज़ियाउल हक के दौर में आया, लेकिन उस वक्त उसी तरह जैसे नैब का लॉ थे, पीपल्स पार्टी ये कहती थी 62(1)(f) को भी निकाल दो और नैब के लॉज जो है इसको भी आप तरमीम करो। उस वक्त PMLN ये समझती थी कि नहीं, ये हमारे पास टूल है, ये दोनों रहने चाहिए। और अल्टीमेटली मैं ये आपको बतौर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये बात करूं, जो आदमी किसी विशियस सर्कल का बेनिफिशियरी होता है वो अल्टीमेटली विक्टिम भी होता है। आज PMLN विक्टिम है, कल को ये वजीर आज़म इमरान खान मैं ये अर्ज करूं, हमारी अदालत में कोई एक लफ्ज बंदा झूठ बोल दे तो उसे उसी वक्त जज कहता है कि ये आपने पहले स्टेटमेंट दी थी कोर्ट में, वो कहता है जी अब ये दी है, आपको 193 का ये मैं पर्जरी का नोटिस दे रहा हूं, आपको क्यों दें, उसके लिए कोई ट्रायल की जरूरत नहीं, 2 स्टेटमेंट। अगर आप हमारे वजीर आजम साहब की ये स्टेटमेंट निकाल लें आप सारे मीडिया पे कि जो जाएगा IMF के साथ वो मुल्क का गद्दार होगा, यो फलां होगा, आज वो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के साथ कहते हैं कि मुझे जाना पड़ रहा है, फलां जाना पड़ रहा है, तो कौन किसी स्टेटमेंट मीनिंग देयर भाई, अगर वही आप रूल अप्लाई करेंगे तो वजीर आजम आज एक लम्हे में इसी आर्टिकल 62(1)(f) में फारिग हो जाएंगे। अगली में बात अदलिया का काम है इंटरप्रेट करना, मुकन्ना का काम है कानून बनाना। ये आर्टिकल 61(2)(f) की डिलीशन या इसमें कुछ इजाफे के लिए वो पार्लियामेंट में बहस होगी, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन सिर्फ और सिर्फ अदालत उज़्मा में होगी जिन्होंने पहले इस पे फैसला दिया हुआ है। तो इसलिए ये मेरा ये जो सारे आर्गूमेंट हैं कि और एक और बात बड़ी खास, मैं फैसल की गाइडेंस के लिए भी, छोटा भाई है ना, जो हमारे रूल है 1976 के पाकिस्तान बार काउंसिल में, उसमें यह लिखा है
کہ جب کوئی وکیل کا روپ پہن لیتا ہے جہاں کہیں کسی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے, جہاں کہیں ظلم سے آتا ہے, تو ہی شوڈ کم فارورڈ اینڈ فائٹ فار دیٹ. اچھا فیصل صاحب, میں ایک معصومانہ سوال, اب یہ لے کے آئے 62(1)(f) تو ضیاء الحق صاحب لے کے آئے, اس سے پہلے بھی پاکستان ماشاءاللہ تھا اور اسمبلیاں بھی تھیں, تو اس سے پہلے جو لوگ آتے رہے تھے وہ تو پورے نہیں اترتے تھے نا 62(1)(f) پہ, تو پھر تب بھی تو اسمبلیاں چل رہی تھیں نا, تب بھی تو, اور اس سے بہتر پالیٹیشنز آ رہے تھے, معاف کریے گا, اس سے بہتر پالیٹیشنز ایوانوں کے اندر تھے, کم از کم دانشور تو یہ کہتے. بات یہ ہے کہ جو کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشنز ہیں وہ تو ہر قانون میں, ہر آئین میں ہے, پہلے بھی تھی. 62(1)(2)(f) میں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کوالیفائی کرتا ہے جب تک اس کے خلاف کسی ججمنٹ نہ آ جائے. خوشدل خان صاحب نے یہ بات کی, اور وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ بار کو کسی بھی شخصیت کا, سیاسی کا نہیں ہونا چاہیے. اب خوشدل خان صاحب کی, جس کے یہ کے پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی, ابھی پارلیمانی لیڈر ہیں, ابھی بھی ایم پی ہیں این پی کے, وہ پی ڈی ایم میں بھی ہے, وہ سینٹ میں بھی ہے, وہ اسمبلی میں بھی ہے, تو یہ بات جو ہے خوشدل خان صاحب اپنی پارٹی میں بھی کیوں نہیں کرتے کہ بھئی وہاں پہ لیں وکلا کو. اگر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ, میں نہیں سمجھتا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا مقدمہ ہی نہیں ہے, یہ مقدمہ ہے نواز شریف کا اور جو باقی ڈسکوالیفائی, تو خود آ کے وہ کر لیں اپنی بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 62(1)(2)(f) میں جی کوئی نہیں کوالیفائی, کیوں نہیں کوالیفائی کرتا؟ احسن بون کوالیفائی کرتا ہے, لالا فریدی کرتے ہیں, خوشدل خان کرتا ہے, تو ایم پی کا ممبر فیصل چودھری کرتا ہے, 22 کروڑ بندہ اس ملک کا کرتا ہے. یہ بالکل نہ مولوی ضیاء الحق نے اگر کچھ کیا ہے تو بے نظیر بھی آئیں, نواز شریف بھی آئے, ابھی پی ٹی آئی والے بھی آئے ہیں, تو بیٹھ کے یہ کریں. یہ ہمارا وکیلوں کا کب سے کام ہو گیا کہ جی نواز شریف کو فنڈامنٹل رائٹ ہوا ہے تو ہم آگے آ جائیں, جہانگیر ترین کا فنڈامنٹل رائٹ ہوا ہے تو ہم آگے آ جائیں, لاڈی صاحب کا ہوا ہے, اور بھی جو مگر میرا سوال ہمارا صرف یہ کام ہونا چاہیے. پہلے بھی تو پارلیمنٹ تھی, 62(1)(f) نہیں تھا تو کون آیا تھا؟ صادق اور امین لوگ نہیں تھے پارلیمنٹ میں. اس سے پہلے بھی آئین آپ اٹھا لیں, کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن 56 میں, 62 میں, 73 میں, اب اس کے بعد یہ آئی ہیں. دنیا کا کوئی آپ اٹھا لیں آئین, اس میں یہ کوالیفیکیشنز ہیں, میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا آپ کے لیے. یہ انڈیا میں بھی ہیں. نہیں, انڈیا میں نہیں ہے سر, انڈیا میں کہاں ہے سر؟ اپنی کوالیفیکیشنز ہیں سب, آپ ان کا الیکشن لاز پڑھیں. فیصل بھائی جی آپ جس انداز سے آرگومنٹ دے رہے ہیں, تو یہ کس کے لیے آپ بول رہے ہیں؟ یہ بھی میں آئین کے لیے, قانون کے لیے, ان کی بات کر رہا ہوں لالا, آئین کے لیے, آئین اور قانون کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا کہ آئین اور قانون کی بات کرو. بات جی لالا, یہ میں نے عرض کیا کہ سیاسی مسئلوں کو عدالتوں میں نہ لے جایا جائے, یہ اصولی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ ان مسئلوں کو اٹھاتا ہی نہیں, مثلا کسی بھی قانون میں پاکستان الیکشن لاز ہوں, لوکل الیکشن لاز ہوں, پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ ہو, فلانا ہو, ڈمکان, جتنے بھی لاز ہیں اس میں کسی میں بھی لائف ڈسکوالیفیکیشن نہیں. تو یہ کہاں سے لوگوں نے کیا؟ اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے. مگر لطیف افریدی صاحب یہ بھی کچھ بتائیے کہ جو باقی قوانین ہیں, جس طرح ہندوستان کا ہے یا بنگلہ دیش کا ہے جس خطے میں ہم رہتے ہیں, ان کے کیا تقاضے ہوتے ہیں؟ کیا اس طرح کا کوئی قانون ہے؟ جی بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہماری سیاسی پارٹیاں وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر ہیں, کیونکہ یہ 98-99% مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں, اس لیے وہ یہاں جب یہ سیکولر آئین بھی ہمارا سیکولر ہے ان ایسنس, اور اس میں بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, امریکہ میں, دنیا بھر میں ایسی کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ پرائیویٹ لائف ایسی گزاریں گے اور اس کے لیے ڈسکوالیفائی ہوں گے. نہیں, نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے, یہاں تو سارے پاکستان کو مولویوں کا ایک ملک بنایا جا رہا ہے. بھائی اسلام ایک چیز ہے, مولوی دوسری بات ہے, آئین میں لکھنا ایک بات ہے, عملاً اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے. تو خدا کے لیے یہ سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں اور پارلیمنٹ کے لوگ بیٹھ کر ان مسائل کو پہ غور کریں, لیکن وہ نہیں کریں گے, کیونکہ اگر اپوزیشن والی کہیں گے تو عمران خان کی پارٹی ان کی مخالفت کرے گا, اگر عمران خان کرے گا تو اپوزیشن والے نہیں جائیں گے. اب ان کو قریب لانا جب تک کہ وکلاء, دوسرے لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں آئین میں, قانون میں,
जब तक वो इन पे प्रेशर डेवलप न करें कि बाबा इन चीज़ों में रिफॉर्म करें, इनमें अमेंडमेंट लाएं, इनमें बेहतरी लाएं और गलत जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करें, तब तक ये सिलसिले इसी तरह रहेंगे। खुशदिल खान साहब, चूंकि फैसल चौधरी साहब ने आपके बारे में भी ये कहा कि आप भी सियासत का एक हिस्सा हैं, तो क्यों नहीं आपकी जो सियासी जमातें हैं इन मामलों को ईवानों के अंदर उठाती? जिस तरह के भून साहब ने भी कहा कि एक जमाना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि 62(1)(f) के अंदर हम तरमीम नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी जरूर करें, और फिर उसी के तहत मियां नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। क्यों नहीं इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाता? ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये कि हमारे मतलब जो यहाँ पर सीटें होती हैं कौमी असम्बली में या सेनेट में, वो मतलब अक्सर मतलब मिनॉरिटी में होती है, उनकी मतलब या 1-2 या 2 सीट्स होती है। ये तो मेजर जो पॉलिटिकल पार्टीज है पाकिस्तान लेवल पर है, जो मुस्लिम लीग नून है या मतलब पीपल पार्टी है या दूसरी मतलब तीसरी पार्टी, और या अब मतलब जो मौजूदा हुकूमत है इनकी अक्सरियत है। अब यहाँ मतलब पख्तूनख्वा असेंबली में उनकी मतलब 2/3 मेजॉरिटी है यहाँ पर। अगर ये अभी जो उन्होंने लोकल ये गवर्नमेंट का एक्ट अमेंडमेंट लाया 2019 में, और फिर इनमें से मतलब डिस्ट्रिक्ट को भी टायर जो था उनको मतलब डिलीट कर लिया, और उनमें उनके साथ जो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने जो अमेंडमेंट लाए, जिसको मतलब नॉन पार्टी बेस पर किया, कुछ को पार्टी बेस पर इलेक्शन किया, वो हम अदालत में मजबूर अदालत में चले गए और अदालत ने हमारे हक में फैसला किया कि नहीं, तमाम मतलब जितने भी इलेक्शन लोकल बॉडीज के होते हैं, ख्वाहिश काउंसिल के होते हैं या मतलब तहसील लेवल पर होते हैं, उनको पार्टी बेस पर करना चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको होल्ड कर लिया, और मतलब तो यहाँ पर तो उनके पास मेजॉरिटी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक लाते हैं और अपने मकासात के साथ मतलब वो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, मतलब तमाम मेजर पार्टी जितने बैठना चाहिए कि ये जितने भी मतलब डिक्टेटरशिप में के दौरान जितने भी मतलब ये आर्टिकल्स आए, जितने भी कवानीन इनको रिवाइज बनाए गए हैं करके मतलब अपने मतलब आइन के मुताबिक, सही रूह के आइन के मुताबिक मतलब बनाए। नाजरीन, इधर एक वक्फा शामिल करते हैं, कानूनी बहस बड़ी दिलचस्प हो रही है, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। भून साहब, एक बात आपसे जरूर पूछनी है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी हाल ही में ट्वीट किया था। उन्होंने फरूख नसीम साहब का जो सवाल था जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिव्यू पिटीशन के ऊपर, उन्होंने पूछा था कि अगर जज साहिबान अपनी बीवी बच्चों के सासों के जिम्मेदार नहीं हों तो फिर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने भी जो लॉ मिनिस्टर हैं फरूख नसीम साहब, शहजाद अकबर ने तो रिजाइन कर दिया, उनको डिलिंक्विट्स कहा था और ये कहा था कि चूंकि वजीर आजम ने इनको रखा हुआ है तो वो भी इसमें शामिल हैं कि उन्होंने एक तरीके से गैर कानूनी तौर पे जो है सरीना ईसा के जो है असासों को उनको जांच पड़ताल की। वो देखें, वजीर आजम साहब के बारे में जब लफ्ज उन्होंने कॉम्प्लिसिटी का लिख दिया तो मैंने आज अपने इसी हवाले से अपने रेफरेंस में कहा कि वजीर आजम, देखें वजीर आजम एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, उनका हक है वो जो उनको सूट करती है करें ना करें, लेकिन हमने बहैसियत कानून के तालिब इल्म पे अपनी एक सीधी बात करनी है। बात यह है कि ये उनको चाहिए, अगर कोई और मुल्क होता जहां पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता, सुप्रीम कोर्ट का नोट हो जाता, तो हो सकता है खुद ही वो लोग चले जाते। यहां पे सुप्रीम कोर्ट को अक्यूज करते हैं। देखें, मैंने अपने फवाद चौधरी का, हमारा भाई है, उसने एक ट्वीट की है, मैं उसको वेलकम करता हूं कि जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक तमाम पार्टीज को मिलकर लाहे अमल, मैं उसको वेलकम करता हूं, जो एक पॉजिटिव बात है, वेलकम करता हूं। लेकिन जो बाकी जो बात है, शायद फवाद ने उस पिटीशन को, उस फैसले को नहीं देखा। उसमें हर लम्हे तमाम जज साहिबान ने लिखा है कि ना जज ना कोई उसकी फैमिली किसी भी हिसाब से नहीं है, बालातर है, लेकिन जो कानून उन पे अप्लाई करता है वो उस पे इस्तेमाल करे, ना कि जज के लिए अलहदा कानून हो जैसे किसी और के लिए कानून हो। ये बात ठीक है, इसलिए मैं नहीं समझता कि उस बात में कोई सदाकत है और ना ही ऐसी बातें करनी चाहिए उनको। ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इसे कहते हैं मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये और हमारे आइन के आर्टिकल 184(3) में लिखा हुआ है
کہ میٹر آف پبلک امپارٹینس فنڈامنٹل رائٹ کی Fundamental rights کی بات کی وائلیشن ہے. جہاں پہ ہوگی. اور اس لیے میں توقع کرتا ہوں اپنے نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب سے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کیریئر, ان کی کمپیٹنس کے حوالے سے, ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے میں یہاں بیٹھے ہوئے کہتا ہوں کہ بہت اعلیٰ ہیں, بڑے اچھے ہیں, اور ان کے لیے یہ ایک امتحان ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے اور اس ادارے کے, عدلیہ کے ادارے کے وقار کو بلند کرنے کے لیے میں نے. فیصل صاحب, شاید خوشدل خان سے آپ متفق ہوں کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن کے اندر شکیں عامر لائے ان کا ریویو ہونا چاہیے. دیکھیے عامر, اگر تو دیکھیں یہ عامر لائے یا ڈیموکریٹ لائے, انہی عامروں کو ان ججز نے پھر ویلیڈیٹ بھی کیا. ٹھیک ہے, یہ سپریم کورٹ سے مہر لگتی رہی ہے نا تمام مارشل لاز کو. آپ ان عامروں کے بالکل جو تو ایسے سیلف سرونگ لاز ہیں بالکل ان کو نکالیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بھی ایک حقیقت ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہیں عامروں کے دور میں پھلی بڑھی, لوگوں کو فائدے حاصل ہوئے. آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ جی ایوب خان کے دور میں, ضیاء اور مشرف کے دور میں بڑی ترقی ہوئی. آج صبح ایم کی ایم کا نہیں ہے, اس لیے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنینشیل ریولوشن ہوئی. آج کل جو گلزار صاحب نے جو فیصلہ اناؤنس کیا ایم کے ایم کا کی پٹیشن کا, اس میں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جمہوری ادارے جب آ کے آمرانہ رویہ اختیار کر یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں نا, یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے. نہیں یہ ہے, یہ بات خوشدل خان صاحب کی اس بات سے, مگر جسٹس یحییٰ افریدی کے نوٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ یحییٰ افریدی صاحب کا نوٹ ہے ایک مائنورٹی نوٹ ہے, میجورٹی کا. اور ڈیلنکوئنٹس کا لفظ استعمال کیا گیا لا منسٹر کے لیے. ایک بات کا تو میں بالکل اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام میرے بڑے جو ہیں اس سے ڈس ایگری نہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ احتساب جو سب کا کرتے ہیں, ان کا احتساب اگر کوئی کرنا ہے اس کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے. 209 کو تو ریڈنڈنٹ کر دیا. جب اپنے پہ بات ہوئی, آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز بیکم ریڈنڈنٹ. آپ کسی جج کو یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ نے یہ وہ جج کو نہیں پوچھ رہے تھے نا, ان کی فیملی پہ آ رہے تھے. بات یہ ہے, یہ تو کہتے ہیں اگر جو وزیر اعظم ہے جو کروڑوں ووٹیں لے کے آتا ہے وہ اپنی فیملی کا جواب دہ ہے, ایک بیوروکریٹ جو ہے وہ جواب دہ ہے. ٹھیک ہے, ہم جو ہے 116 میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں, ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لکھیں. جج صاحبان کو بالکل جی ان کو ڈکلیئر کر دیں کہ وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہے, نہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے, نہ ان پہ کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے. میں نے آج ایک بات کی تھی, ان کو آپ بری الذمہ قرار دیں. میں نے ایک بات کی تھی کہ اگر کوئی جج کسی ادارے کے ذیلی سربراہ کے بارے میں انہوں نے کوئی عدم اطمینان کا اظہار کیا, آج میں نے اپنے ریفرنس میں کہا ہے, تو انہوں نے اصلاح کا ایک پہلو اجاگر کیا. اس کو آپ لے کے ایک جج کو نکالنے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بار جو ہے, اور آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحیثیت فیملی یہاں جب اپنے شعبے میں چلتے ہیں نا, ہم کم از کم یہ اتنا جانتے ہوتے ہیں کہ جی کس بندہ کون کس طرح چل رہا ہے, یہ ہمیں تھوڑا بہت کم از کم پتا ہوتا ہے. میں اس لیے میں نے آج یہ گزارش کی اپنے محترم جج صاحبان سے کہ ان شکایتوں کو جو اصل میں ہوتی ہیں ان کو پریفرنسز دیا کریں, نہ کہ کوئی موٹیویٹڈ ریفرنس جو ہے اس کو ترجیحی بنیاد پہ کر کے آپ وکٹمائز کریں. اس کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارک لطیف افریدی صاحب آپ سے لینا چاہیں گے. جو ریویو ججمنٹ آئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں, جسٹس سرینا عیسیٰ کے کیس میں, اور خاص طور پہ جو نوٹ لکھا ہے جسٹس یحییٰ افریدی نے, جہاں پہ انہوں نے لا منسٹر کو ڈیلنکوئنٹ کہا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے جو کام کیا سرینا عیسیٰ کے اثاثوں کو جانچ پڑتال کرتے ہوئے وہ غیر قانونی تھا, اور وزیر اعظم بھی اس کے اندر کمپلیسٹ تھے, یہ لفظ استعمال کیا گیا. اب اس کے بارے میں آپ کی رائے لیں گے؟ خیر, وزیر اعظم کو تو میں نہیں کہوں گا, لیکن وزیر قانون میں کو کم از کم استعفیٰ دینا چاہیے کہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے. جہاں تک وزیر اعظم کا کام ہے تو وزیر اعظم اتنا قانون وانون نہیں جانتا, وہ بس پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل لیڈر ہے, جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ لیتا ہے. لیکن لا منسٹر جو کہتا ہے میں پی ایچ ڈی ہوں, ڈاکٹر ہوں اور بیرسٹر ہوں, اس کے متعلق جو سپریم کورٹ نے یہ رائے دی ہے
ही मस्ट रिजाइन। अगर कोई उसका ज़मीर है, कोई उसका जहन है, कोई उसूल है। बाकी ये है कि हमें सियासी मसलों को अवॉइड करना चाहिए और हमें कि अदालतों में ले जाएं। हमें सियासी पार्टियों पे जोर देना चाहिए कि वो मिल बैठकर आईन और कवानीन में ऐसी तरमीम करें जो सारे कौम को, सारी सियासी पार्टियों को मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो काबिल कबूल। खुशदिल खान साहब, जस्ट 2 जुमले दे दीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जिस तरह के लाला अफरीदी ने कहा कि वजीर आजम को तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मगर लॉ मिनिस्टर को असूली तौर के ऊपर इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल मैं लाला के साथ एग्री हूँ, उसको चाहिए कि इस्तीफा दे दे, क्योंकि उनके बारे में जो रिमार्क्स आए हैं तो उनको चाहिए था, ये मतलब उनकी अब ईमान की, ज़मीर की और गैरत की वो है, तकाजा है कि वो करते या नहीं करते, उनको चाहिए कि मतलब वो इस्तीफा दे दे और इनके आयल है इस सीट को रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया खुशदिल खान साहब, जनाब लतीफ अफरीदी साहब, फैसल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, भून साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये एक कानूनी बहस नहीं है मगर एक सियासी बहस भी है, और जो भी इंसान पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह के वजीर आजम खुद कहते रहे हैं कि वो इंसान ही क्या जो पॉलिटिकल ना हो, जो सियासी ना हो, तो कानून के अंदर जाहिर है सियासी पहलू भी आ जाते हैं। मगर आज लतीफ अफरीदी साहब जो रहनुमा हैं वकला के, वो ये समझते हैं कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा की रिव्यू जजमेंट आई है, तफसीली जजमेंट, और जो जस्टिस याया अफरीदी के नोट हैं जिसके अंदर उन्होंने लॉ मिनिस्टर को डिलिंक्वेंट कहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो लॉ मिनिस्टर हैं फारूक नसीम साहब, उनको असूली तौर पे अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मुनीज़ा जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।